हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे। ये 6 क्लास की हिस्ट्री है, नए साम्राज्य और राज्य। ओके, तो नए साम्राज्य और राज्य आज हम करेंगे। इसमें बहुत सारे साम्राज्य के बारे में हम देखेंगे कि बहुत सारे जो राजा थे, समुद्रगुप्त, प्रशस्ति क्या होती है, समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ क्या थी, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखने वाले कौन थे, मतलब ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, वीणा बजाते हुए किस राजा को दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को दिखाया गया था सिक्के पे वीणा बजाते हुए। तो ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा यहाँ से। ओके, फिर ये सारे देखेंगे हम, प्रमुख नगर तथा राज्य की। फिर वंशावलियां क्या होती थी, वंशावलियां क्या है, चंद्रगुप्त की वंशावली किसने लिखी थी, मतलब जो ये राजा है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है इनका वंशावली किसने लिखी थी, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी थी, हर्ष चरित्र किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको शुरू में पहले क्वेश्चन के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू करते आ रहे हैं, मैंने जितने पीवाईक्यू डाले हैं वो अगर आप करते आ रहे हैं सीरियल नंबर से, तो फिर आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है और किस तरीके से आएगा। अभी मैं सारे ही पीवाईक्यू कराऊंगी आपको, 2024 तक के सारे पीवाईक्यू कराऊंगी। ठीक है, तो हर क्वेश्चन आपको क्लियर होता जाएगा और कहाँ कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं और किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना होती है वो मैं आपको बताते हुए चलूंगी चैप्टर पढ़ाते हुए। ठीक है, देखिए क्या है, पल्लव, चालुक्य, पुलकेशी द्वितीय की प्रशस्तियां। प्रशस्तियों के बारे में इस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान दिया गया है। हर्ष का मतलब क्या था? आनंद। हर्ष का मतलब क्या होता है? आनंद, ये तो हमें पता ही है। हर्षवर्धन भी उसी से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे क्या था हमारा, दक्षिण के राज्यों में सभाएं। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन क्या होता है? सभा। नगरम किसे कहते हैं? व्यापारियों के संगठन को। तो ये आपको पीवाईक्यू में करा चुकी हूँ कि व्यापारियों के संगठन को क्या बोला गया था? नगरम। ओके, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में करेंगे, डिटेल से करेंगे। तो वीडियो में प्लीज बने रहिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए साथ के साथ और अच्छे से आप थ्योरी पढ़िए, क्योंकि थ्योरी पढ़ना बेटा बहुत जरूरी है। थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इस पर और ज्यादा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आपको थ्योरी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, थ्योरी पढ़ना जरूरी ही नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है। थ्योरी पढ़ते हुए चलेंगे तो सारे ही क्वेश्चन, कैसे भी थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे, कितना भी घुमा के पूछे, आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन आता है, ये जो दिया गया है ना कि अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा कर रहा था, तो ये क्वेश्चन यहाँ से जो आपके सीडीपी है ना, जो पेडालॉजी, यहाँ वो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि किसी भी चैप्टर में, यानी कि हिस्ट्री के 6 क्लास के चैप्टर में ऐसा आ सकता है कि एक बच्चे के लिए के बारे में स्टार्ट करते हैं। क्यों बच्चों के बारे में क्यों बताया जाता है? इसलिए कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को देख के सीखते हैं, बच्चों में फिर क्वेश्चन करने की मतलब कि वो विकसित होती है, उनमें मोटिवेशन आता है कि हमें भी क्वेश्चन पूछना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए, हमें भी जो चीजें हमारे दिमाग में चल रही है उसे पूछना चाहिए, यानी कि बच्चे खड़े होकर आगे से क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह की चीजें से। ठीक है, तो ये होता है पीवाईक्यू या फिर सॉरी पेडालॉजी के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ओके, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। ओके बच्चों, कमेंट में आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज आप कमेंट में जरूर पूछें मुझसे, कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप कमेंट करके बता रहे हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या बताती है प्रशस्तियां? प्रशस्तियां क्या होती है? प्रशस्ति और प्रशंसा, ये दो वर्ड आपको एक जैसा लगता होगा, प्रशस्ति और प्रशंसा। तो है क्या बताती है प्रशस्तियां? तो जो पहले के राजा थे वो अपने बारे में प्रशस्तियां बनवाते थे, यानी कि किसी पांडुलिपि पे या फिर पत्थरों पे खुदवा कर, ज्यादातर वो अभिलेख बनवाते थे और उसी अभिलेख को क्या बोलते थे? प्रशस्तियां। और वो प्रशस्तियां जो भी होती थी वो राजा की प्रशंसा में होती थी। ठीक है, देखिए है, यह यह एक विशेष किस्म का अभिलेख होता था। जो प्रशस्ति थी वो विशेष किस्म का अभिलेख होता था, जिसे क्या कहते थे? प्रशस्ति कहते थे। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रशस्ति और प्रशंसा बहुत ही मिलता जुलता शब्द है। तो ये एक विशेष किस्म का अभिलेख होता था। अभी लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अशोक थे, वो भी बहुत सारे अभिलेख बनवाए थे, लेकिन वो उनका अभिलेख किस चीज के लिए था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए करते थे। वो अपनी तारीफ में या अपनी प्रशंसा में कोई अभिलेख नहीं बनवाते थे। अपनी प्रशंसा में जो अभिलेख बनवाया जाता था उसे क्या बोला जाता था? प्रशस्ति, यानी कि जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रशंसा।
ठीक है, चलिए तो हम तो थोड़ा पीछे से देखते हैं कि अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। ये तो स्टोरी है, ठीक है। लेकिन इससे हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि जो गुप्त वंश का प्रसिद्ध राजा कौन थे? समुद्रगुप्त। पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त कौन से वंश के राजा थे, तो गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे समुद्रगुप्त। अब इनके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? अभिलेखों से ही पता चलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रशस्ति। इनकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार के कवि मंत्री हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में किया गया है। बेटा ये क्वेश्चन भी एक बार आया है कि जो हरिसेन है वो किसके दरबारी कवि थे? तो हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इस तरह से क्वेश्चन हम हो सकता है कि पढ़ते जाए तो हम ये लाइन बस वैसे ही पढ़ के निकल जाएंगे कि इसमें कुछ नहीं है, इसमें स्टोरी सी है, लेकिन स्टोरी नहीं है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। समुद्रगुप्त कौन से वंश का था? गुप्त वंश का। हरिसेन, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। एक एक पॉइंट लिखते हुए चलिए, नोट्स बनाते हुए चलिए, अपने हाथों से लिख के। तो ये चीजें हमें ज्यादा याद रहती है, मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, अपने हाथों से नोट्स बनाइए। अभी आपके पास टाइम है, अभी से लग जाइए तो बहुत चीजें क्या सारी चीजें आप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो हमें समुद्रगुप्त के बारे में प्रशस्ति से पता लगता है, और वो प्रशस्ति लिखने वाले कौन थे? हरिसेन। हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा की को एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के समान बताया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन से राजा थे जिनके बारे में किसी प्रशस्ति में ये बताया गया है कि वो ईश्वर के समान है? तो कौन थे? समुद्रगुप्त थे। और ये बताने वाला कौन था? उनका दरबारी कवि हरिसेन। याद रखिए, बताने वाला कौन था? उनका दरबारी कवि हरिसेन, ठीक है। तो ये प्रशस्ति का मतलब मैं ऊपर ही बता चुकी हूँ कि प्रशंसा होता है। तो प्रशंसा, जो प्रशस्ति बनाई जाती थी वो उसकी प्रशंसा में ही बनाई जाती थी। राजा को एक योद्धा बताया गया था कि जो राजा ताकतवर ना हो, योद्धा ना हो, वो बहुत अच्छा राजा नहीं कहा जाता था। योद्धा थे, युद्ध जीतने वाले राजा थे, विद्वान थे, उत्कृष्ट कवि थे, मतलब बहुत अच्छे कवि थे। इस रूप में उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई है, और उन्हें ईश्वर के समान बताया गया है, यानी कि जिसमें सर्वगुण हो, सर्वगुण संपन्न। ईश्वर हम उसे ही बोलते हैं जो सर्वगुण संपन्न होते हैं। तो ठीक है, उन्हें क्या बताया गया था? ईश्वर के समान बताया गया था समुद्रगुप्त को। ये बताने वाले कौन थे? हरिसेन, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। पॉइंट वाइज आपको लिखते जाना है बेटा। अब आगे देखिए क्या है कि इसमें वीणा बजाने वाले राजा, ये भी क्वेश्चन आया कि वीणा बजाने वाले राजा समुद्रगुप्त के अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जिसे एक सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार बहुत पहले ही सीटेट में कि किस राजा को सिक्के में वीणा बजाते हुए दिखाया गया? तो किसे दिखाया गया वीणा बजाते हुए? समुद्रगुप्त को। याद रखिएगा, वीणा बजाते हुए राजा के रूप में किसे दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को, ठीक है। यह मानचित्र, अब मानचित्र के बारे में बताया गया है कि यहाँ एक मानचित्र है। इसमें देखिए क्या है कि यह मानचित्र हरे रंग के क्षेत्र का आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद दक्षिणापथ के बाहर 12 शासक आते हैं, उनमें से कुछ राजधानियों को, ये तो मानचित्र के बारे में है कि मानचित्र के बारे में कौन कौन सी राजधानियों को, आंतरिक राज्य, बाहरी राज्य, आर्यावर्त, ठीक है। आंतरिक राज्य कौन से थे? ये आंतरिक राज्य थे गुप्त शासन के, ये बाहरी राज्य थे और आर्यावर्त थे, ठीक है। हम आगे देखते हैं वंशावलियां। वो तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्लियर हो गया। अब है वंशावली। बेटा इसमें ये देखिए, दक्षिणापथ के स्वामी, दक्षिणापथ के स्वामी बोला जाता था किसे? जो दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते पर जिनका अधिकार होता था, जिन शासकों का, उन्हें दक्षिणापथ के स्वामी बोला गया था। और वो शासक कितने थे? 12 शासक थे। दक्षिणापथ के 12 शासक थे। याद रखिएगा, दक्षिण के रास्ते में जाने वाले जिन शासकों का, जाने वाले रास्ते पे, मतलब कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत के और जाने वाले रास्ते पे जिन शासकों का अधिकार था, उन्हें दक्षिणापथ का स्वामी बोला गया है। और वो शासक कितने थे? 12 थे। याद रखना है, आपको लिख के रखना है। आगे देखिए वंशावलियां। प्रशस्ति में आपको बता चुकी हूँ कि प्रशंसा में थी। वंशावली क्या थी? कि पूरे वंश के बारे में, वंश के बारे में मतलब उसके पिता के बारे में, दादा परदादा, इनके बारे में लिखा जाता था, उसे हम वंशावलियां कहते थे। देखिए अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे।
यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि गुप्त वंश के सबसे पहले शासक कौन थे, तो चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है यहाँ पे, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के शासक थे। यहाँ पे चंद्रगुप्त हैं, तो चंद्रगुप्त कौन से वंश के शासक थे, गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि महाराजा धीराज की उपाधि गुप्त वंश के किस शासक ने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त ने धारण की थी, जो क्या थे, ये समुद्रगुप्त के पिता थे। समुद्र के ने भी यह उपाधि धारण की, अपने पिता के बाद समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। उनके दादा परदादा का महाराज के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास होता है कि धीरे धीरे यह वंश इस वंश का महत्व बढ़ता गया, यानी कि फिर जितनी भी उनकी प्रशस्तियां थी या फिर उनके जो समुद्रगुप्त के दादा परदादा थे वो तो महाराज के रूप में उल्लेख था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, उसके बाद चंद्रगुप्त ने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों की सूची, वंशावली का क्या मतलब है, पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, यहाँ चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश के पहले शासक थे, गुप्त वंश के पहले शासक थे, उनका पुत्र समुद्रगुप्त था, और समुद्रगुप्त के पुत्र का भी नाम क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, समुद्रगुप्त ने भी अपने पुत्र का नाम चंद्रगुप्त रखा था, लेकिन उनको क्या बोलते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। वंशावली क्या होता है, पूर्वजों की सूची, जैसे हमारी कोई बुक हो जिसमें हमारे दादा परदादा पिता सबके बारे में लिखा हुआ है, उसे हम वंशावली कह सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया बेटा कि चंद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था, वो लिच्छवी गण के थे। अभी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैं पिछले बहुत मतलब कि वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ लिच्छवी गण के बारे में, तो और कौन वैसे फेमस व्यक्ति थे जो लिच्छवी गण के थे, पिछले वीडियो से देख के आप मुझे बता सकते हैं। तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा लिच्छवी गण और किससे संबंधित है, कौन से महान व्यक्ति से संबंधित है लिच्छवी गण। ठीक है, गुप्त वंश के पहले शासक चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और उसके बाद समुद्रगुप्त ने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम भी चंद्रगुप्त था, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय बोला जाता था। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। ओके, अब देखिए हम देखते हैं हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। ठीक है, हर्षवर्धन, हर्षचरित एक बुक मान लीजिए है, जिससे हर्षवर्धन के बारे में पता लगता है। ये गुप्त वंश के बारे में आपको बता चुकी हूँ, इसको अच्छे से लिख लेना है, और लिच्छवी गण से संबंधित व्यक्ति का नाम आप कमेंट में मुझे बताएंगे। ठीक है, देखिए जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के जीवनी के भी पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि वाणभट्ट थे। ठीक है, वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के। वहीं पे ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के। लिख लेना है बेटा कि वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के, और फिर समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन। ठीक है, अब वाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी, जिसका नाम है हर्षचरित्र। ये भी क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन के बारे में, हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी, वाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन की जीवनी जो लिखी गई थी उसे क्या बोला गया है, चरित्र। और कौन से भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हर्षवर्धन जिन्होंने करीब 14 साल पहले शासन किया था, उनके वाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, वाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित की रचना किसने की, हर्षचरित की रचना वाणभट्ट ने की थी। हर्षचरित की रचना किस लैंग्वेज, किस भाषा में की गई है, हर्षचरित की रचना संस्कृत में की गई है। हर्षचरित्र में किसके बारे में बताया गया है, हर्षचरित्र में हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है। इसे उलट के भी पूछ सकता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि जैसे ये पूछ सकता है कि हर्षवर्धन के बारे में कौन सी बातें गलत है, उसमें सारे पॉइंट होंगे, एक कोई गलत होगा। ठीक है, याद रखना है। चीनी तीर्थयात्री ष्वेनसांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे थे। ये भी आता है कि जो चीनी तीर्थयात्री ष्वेनसांग है, किसके दरबार में बहुत वर्षों तक रखे थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में। वाणभट्ट और ष्वेनसांग ये दोनों किससे रिलेटेड है, हर्षवर्धन से। ष्वेनसांग के बारे में मैं पिछले चैप्टर में आपको बता चुकी हूँ कि इन्होंने नालंदा जो विश्वविद्यालय था वहां से इन्होंने अध्ययन किया था, और ये पैदल रास्ते से अपने देश वापस गए थे, चीन वापस गए थे, और बौद्ध धर्म का पालन करते थे ये। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। पल्लव चालुक्य हम इसके भी देख चुके हैं, हर्षवर्धन के लिए भी और समुद्रगुप्त का भी। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और कुछ है। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिलती थी उतनी सफलता इन जगहों में नहीं मिली है। उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की थी, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। पुलकेशिन द्वितीय किसके कहाँ के राजा थे? चालुक्य के। ठीक है, बस इतना आपको याद करना है, ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। आगे है पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। प्रशस्तियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो हर्षवर्धन की प्रशस्ति किसने लिखी थी? हर्षचरित ने। अब यहाँ पे हम देखेंगे पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। कहाँ के? पल्लव और चालुक्य कहाँ के राजवंश थे? दक्षिण भारत के, यानी कि हमारे भारत के दक्षिणी इलाके के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे पल्लव और चालुक्य। ठीक है, पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास था वो, लेकिन कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। अब आगे हम देखते हैं पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय कहाँ के राजा थे? चालुक्य राजा थे। सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। तो अब ये पूछा जा सकता है पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो दक्षिण भारत में होंगी। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति में पता चलता है। रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के। 3 कवियों के बारे में यहाँ पता चल चुका है। और किसके दरबारी कवि थे आपको बिल्कुल याद कर लेना है, रट लीजिए इस चीज को कि रवि कीर्ति किसकी दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के। मैं ऊपर से नीचे तक आपको 3 के बारे में बता चुकी हूँ, कवियों के बारे में किसके दरबार में रहते थे। और इन्होंने प्रशस्ति लिखी थी पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, तो उन्हें उसी रवि कीर्ति के द्वारा रचित प्रशस्ति से ही हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पता चलता है। अब देखिए रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपना अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ है आनंद। ठीक है, हर्ष का अर्थ क्या होता है? आनंद। कवि का कहना था कि पराजय के बाद अब हर्ष हर्ष नहीं रहे। हर्ष मतलब खुशी, आनंद होता है। तो जो रवि कीर्ति थे उनका क्या कहना था कि जब पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें पराजित कर दिया तो अब हर्ष हर्ष नहीं रहे, यानी कि अब वो खुशी उनके अंदर नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम देख चुके हैं ऊपर समुद्रगुप्त के बारे में, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय तो हम देख चुके हैं। समुद्रगुप्त के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में, प्रशस्ति पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, और 3 दरबारी कवियों के बारे में बिल्कुल आपको रट के याद कर लेना है। अब है इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। ये जो राज्य थे इनका प्रशासन कैसे चलता था, तो इसमें जो पॉइंट है वो हम देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक होते बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता के पद पर जाते थे। ये तो पता ही आपको, ये तो होता ही है। हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। याद रखिएगा हरिसेन क्या थे? जैसे उनके महादंड नायक भी बोला जाता था, मुख्य न्याय अधिकारी भी बोला जाता था। तो हरिसेन अपने पिता की तरह वही थे, महादंड नायक या मुख्य न्यायाधिकारी। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार मैत्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों में भी मंत्री था। तो हरिसेन क्या क्या थे? हरिसेन ने क्या क्या मतलब ये कह सकते कौन कौन से पोस्ट उन्हें मिले हुए थे? तो महादंड नायक, कुमार अमात्य, कुमार अमात्य यानी कि महत्वपूर्ण मंत्री, और संधि विग्रहिक यानी कि संधि विग्रहिक, संधि मतलब ये होता है शांति, एक करना दूसरों को, तो युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री थे। ठीक है, तो कई उपाधियां उनको मिली, उपाधियां के कई पोस्ट उन्हें मिले हुए थे। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला होता था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर का शहर का व्यापारी। याद रखिएगा नगर श्रेष्ठी किसे बोला गया था? ये सब क्वेश्चन आ जाता है बेटा, डायरेक्ट आ जाता है। नगर श्रेष्ठी किसे बोला जाता था? तो मुख्य बैंकर को नगर श्रेष्ठी बोला जाता था, या शहर का व्यापारी। नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर को बोला जाता था या शहर का व्यापारी। सार्थवाह यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता। सार्थवाह किसे बोला गया था? व्यापारियों के काफिले का नेता। ये सब आपको लिख लेना है। प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार। प्रथम कुलिक किसे बोला गया था? मुख्य शिल्पकार को। ठीक है, तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। कायस्थ किसे बोला गया था? लिपिक को। देख लीजिए इसमें कई क्वेश्चन बन रहे हैं। नगर श्रेष्ठी किसे बोला गया है? बैंकर को, या शहर का व्यापारी। सार्थवाह किसे बोला गया है? व्यापारियों के काफिले को। प्रथम कुलिक किसे बोला गया है? मुख्य शिल्पकार को। तथा कायस्थ किसे बोला गया है? लिपिक को। इसी से 4 क्वेश्चन, बस ये वाले पॉइंट से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको सारे पॉइंट लिखते जाना है।
एक नए प्रकार की सेना, तो ये सब कोई बात नहीं। जब जैसे ही राज्य बढ़ेगा, राजा अपने आप को महाराजाधिराज करने लगे हैं, तो उनको अपने सेना को बढ़ाने की भी जरूरत होगी, और वो सेना को वेतन भी देते थे, और सेना को वेतन देने के लिए वो कर इकट्ठा करते थे। हम पीछे पढ़ चुके हैं। दक्षिण के राज्यों की सभाएं। अब दक्षिण के राज्यों की सभाएं किस तरीके से होती थी? पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या कहा जाता था? सभा। ब्राह्मण भूस्वामी के संगठन को क्या बोला जाता था? सभा। बेटा ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ बार बार कि ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को क्या बोला गया था? सभा। ठीक है, ये कई बार ये क्वेश्चन आया है। ओके, ये सभाएं उप समितियों के जरिए होती थी। ये सब आपको याद करने की जरूरत है। नगरम, नगरम क्या था? व्यापारियों के संगठन को बोला गया था नगरम। ब्राह्मण भूस्वामियों के सभा को संगठन को सभा। नगरम किसे बोला गया था? व्यापारियों के संगठन को नगरम बोला गया था। ये सब आप लिख के रखेंगे। पिछले चैप्टर में मैंने बहुत सारे पॉइंट ऐसे आपको लिखवाए हुए हैं कि ये पॉइंट आप लिख के रखेंगे, तभी आप इसे याद कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, उस जमाने में आम लोग क्या करते थे? जैसे अभी के लोग हैं, कि आम लोगों के बारे में हमें बहुत कम पता चलता है, क्योंकि प्रशस्ति या फिर जो अभिलेख होते हैं वो राजा महाराजाओं के बारे में, जो गांव के भी बहुत अमीर लोग होते थे उन्हीं के बारे में मिल सकता है। ये तो एक देखिए कहानी है। कालिदास कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। कालिदास भी थे एक वहां पे नाटक लिखने वाले। इन नाटकों में अब यहाँ पे एक था अभिज्ञान शकुंतलम। किसने लिखा था? कालिदास का लिखा हुआ है अभिज्ञान शकुंतलम, याद रखिएगा, कालिदास का लिखा गया है। इसमें क्या है? राजा और शकुंतला, शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी का वर्णन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है कि चीनी तीर्थयात्री फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। उन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वो लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर जाना आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। तो कभी कभी ये आ सकता है, वैसे फिर भी आप इसे पढ़ लीजिएगा कि ये वाले जो है कि एक आ सकता है कि ये किसने लिखा था। तो ये किसने लिया था? चीनी तीर्थयात्री फा शियन ने। ठीक है, ये चैप्टर हो चुका है बेटा। जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा चुकी हूँ। पॉइंट बना के जरूर लिखिए। जितनी भी चीजें हैं सबके पॉइंट लिखते जाइए, आप लिखते जाइए, जो मैं बताती जा रही हूँ लिखते जाएंगे तो वो चीजें याद रहती है। मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ, आप चीजों को लिखते जाएंगे तो वो लंबे समय तक याद रहता है। खुद लिखना चाहिए, हमें किसी और से नहीं लिखवाना है। अगर हम किसी और से नोट्स बनवा रहे हैं, किसी और को लिखने के लिए दे रहे हैं कि हम किसी काम में लगे हुए आप लिख लो, तो ये गलत है। आप खुद लिखिए, हमारे मेहनत का फल हमें मिलता है। ठीक है, तो हमें खुद लिखना है, आपको खुद लिखना है। लिखिए, अच्छे से याद करने की कोशिश करिए, इन चीजों को याद करिए, समझ के याद करिए। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि प्रशस्ति और प्रशंसा एक ही जैसा शब्द लगता है, तो प्रशस्ति का अर्थ ही है प्रशंसा। प्रशस्ति जो लिखवा रहा है वो किसके लिए होगा? राजा के लिए होगा, क्योंकि राजा के पास इतने धन होते थे कि वो अपने बारे में कुछ लिखवा सके। और अगर राजा के लिए होगा तो उसमें राजा की अच्छाई ही लिखी होगी, राजा के बारे में कभी कुछ बुरी चीजें लिखी ही नहीं जा सकती अगर वो अपने प्रशंसा में कुछ लिखवा रहा है तो। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका हो चुका है। तो जिन्होंने जो भी मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट में दे। एक आध क्वेश्चन का जवाब आप भी देंगे तभी तो मैं भी मुझे भी लगेगा कि हाँ आप भी एक्टिव है पढ़ने के लिए। तो क्वेश्चन का जवाब जरूर दें, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। और जो भी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। ओके बच्चों, बाय बाय।